आपने मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जाकर के मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिएगा, जिसका नाम है अंशी एक्सप्लेनर। 10th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बका बहुत बुरी तरह से टूट चुकी थी और वो इधर से उधर घूम रही थी। वो रो भी नहीं रही थी, कुछ कह भी नहीं रही थी। उसके मन में जैसे बहुत सारे सवाल थे, वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, बस चुपचाप थी। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि सेना तेयोंग को बोलती है कि चलो ना हम कहीं घूम कर आते हैं, मुझे एक्चुअली उस बिल्डिंग की टॉप पर जाना था। और फिर वो वहाँ पर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर बका ऐसे ही घूम रही थी तो उसे एक प्लेग्राउंड मिलता है जहाँ पर उसे एक फुटबॉल मिलती है। वो उस फुटबॉल में खुद को देखते हुए उसके साथ खेलने लग जाती है। वहीं दूसरी ओर तेयोंग और सेना के बीच में मोहब्बत भरी बातें चल रही थी। अब हम देखते हैं कि दो चीसा वो यंग स्योल और संगमान वो इधर से उधर घूम रहे थे और वहीं उसे मिलती है बका। अब बका अकेली खेल रही थी, इसलिए वो बोलते हैं कि क्यों ना हम भी उन्हें जा कर के ज्वाइन करें, और फिर वो उनके साथ खेलने लग जाते हैं। अब वो खेलते हुए वो यंग स्योल जब पहली बार खेलने लगता है तो उसे फर्स्ट बार में ही गोल लग जाता है, जिस बात वो बहुत खुश होता है और वो अपनी खुशी कुछ इस तरह से फेस बना करके जाहिर करता है। अब जब वो चारों खेल रहे थे तो वो यंग स्योल बार बार बका को प्रोटेक्ट कर रहा था और कोशिश कर रहा था ज़्यादा से ज़्यादा गोल बका ही ले, जिस बात से वो तीनों बहुत अपसेट होते हैं। और फिर बका भी वो सारी बातें धीरे धीरे भूलने लग जाती है और खुश होने लगती ही है कि तभी आ जाता है तेयोंग। और तेयोंग उसे बोलता है कि तो तुम चारों यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर बका बोलती आओ ना तुम भी खेलो, चलो ना जल्दी आओ। और फिर वो उसे खेलना सिखाते हैं और फिर बाद में वो बोलते हैं कि हम टीम डिवाइड कर लेते हैं, जो टीम जीतेगी उसकी कोई भी एक विश लूज़र टीम ग्रांट करेगी, समझे। और इसका हम फैसला करेंगे कौन सी टीम किसके पास जाएगी, रॉक पेपर सीजर से। मैं जैसे रॉक पेपर सीजर बोलूँ तुम सभी को क्या तो बैठना या फिर खड़े रहना है, और जो खड़ा रहेगा वो एक टीम में और जो बैठा रहेगा वो एक टीम में। तो तेयोंग वो यंग स्योल को इशारा करते हुए बोलता है कि तुम्हें बैठना है, लेकिन जैसे ही वो बैठने लगते हैं तभी एकदम से बका को खड़ा देख करके वो यंग स्योल भी खड़ा हो जाता है। हम वो सभी खेलने लगते हैं और जैसे कि हमें पता था वो यंग स्योल और बका की टीम जीत जाती है। हम बका तेयोंग से विश मांगते हैं कि मुझे तुम्हें एक बार जोर से मुक्का मारने दो, और वो ऐसा मुक्का मारते हैं कि आप खुद ही देख लो कितना दर्द होता है बेचारे तेयोंग को। और फिर वो सभी मिल करके बका का बर्थडे बनाते हैं। अब उन तीनों ने तो उसे केक बना करके गिफ्ट दिया था, लेकिन तेयोंग ने उसे कुछ भी नहीं दिया था, इसलिए वो उससे पूछते हैं कि आप बका को कुछ भी नहीं देने वाले हो। जिस पर तेयोंग एक बार तो वो हेयर क्लिप बाहर निकालने वाला था, लेकिन तभी रुक जाता है और उसे बोलता है कि क्या ज़रूरत है कोई गिफ्ट देने की, केक है वो बहुत है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है, जिस पर उन्हें लगता है कि बका ने उसे मुक्का मारा था, इस वजह से अब तक वो नाराज़ है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बका अब जा कर के रोती है बहुत ज़्यादा और वही सीन बार बार याद कर रही होती है। अब अगले दिन सेना मिस्टर प्यो तेक्सू को बोलती है कि क्या मैं आपके अंडर में काम कर सकती हूँ, जिस पर मिस्टर प्यो तेक्सू बोलते हैं लेकिन तुम मेरे अंडर में क्यों काम करना चाहती हो, जिस पर सेना बोलती है कि क्योंकि आपके अंडर में तेयोंग और वो बाकी के 3 काम करते हैं और आपने उन तीनों को भी इतना ज़्यादा सुधार दिया है, तो मुझे ये तो पता चल गया है कि आप बहुत बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। जिस पर मिस्टर प्यो तेक्सू खुश हो जाते हैं और उसे हाँ बोल देते हैं। और फिर तेमो के फादर आकर के उसे बोलते हैं कि तुम तेमो को नहीं पा सकी तो इस वजह से तुम तेयोंग के ऊपर अपना हाथ जमाने की कोशिश कर रही हो। अच्छा है, लेकिन तुम्हें मेरे ख्याल से ये भी पता है कि प्यो तेक्सू को मैं कितना ज़्यादा नापसंद करता हूँ। मैं जिस इंसान से सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ तुम उसी इंसान के पास क्यों जा रही हो, ये भी मैं अच्छे से समझ रहा हूँ, तो अपने लिमिट्स में रहना। अब अगले सीन में हम देखते हैं बका भी वॉशरूम में होते और सेना भी वहाँ पर आ जाती है। सेना और बका के बीच में थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट चलती है और फिर उसके बाद सेना बका को बोलती है कि मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ चुरा लूँगी, सब कुछ, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी हो, समझी तुम। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। हम अगले पर हम देखते हैं कि मिस्टर प्यो तेक्सू और तेमो के फादर के बीच में वही यूजुअल सी लड़ाई होने लग रही थी, जिसे आंट देख लेती है और फिर वो जाकर के तेमो के फादर को बोलती है ये कोई तरीका है अपने अंकल से बात करने का, हाँ तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो अपने अंकल से। और फिर वहाँ पर ये सीक्रेट रिवील हो जाता है कि आंट और मिस्टर प्यो तेक्सू का चक्कर चल रहा है। और जिस बात पर मिस्टर प्यो तेक्सू बोलते हैं कि किसने कहा मैं इसका अंकल हूँ, मैं इसका अंकल सपने में भी ना बनूँ, मैं इसका अंकल मर के भी ना बनूँ, यार पागल हो क्या। फिर वो वहाँ से चला जाता है और बेचारी आंट को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर तेमो के फादर की तो अलग ही मौज हो रही थी। वो इतना ज़्यादा खुश था कि वाह बेटे क्या बात है, मतलब प्यो तेक्सू मेरा अंकल।
वहीं दूसरी ओर हमें पता चलता है कि तेयोंग और तेमू के बीच में कंपटीशन हो रहा है। तेयोंग को कैसे भी करके एक प्रोजेक्ट बनाना होगा और एक कंपनी को अपनी तरफ करना होगा। अगर कंपनी तेमू की साइड गई तो सारा का सारा बिल्डअप तेमू के पास चला जाएगा, और अगर तेयोंग के पास गई तो सारा का सारा बिल्डअप तेयोंग के पास चला जाएगा। और फिर इसी बात की वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं और वो सोचते हैं कि अब तो हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। अब वो सभी मिलकर के काम कर रहे होते हैं, तभी तेयोंग को बका की याद आती है और वो सोचता है कि मैं उसे बुलाऊं क्या उसी सायरन से। और फिर वहीं दूसरी ओर बका के पास से एक सायरन बजता है, लेकिन वो सायरन वो नहीं होता है जो वो सोच रही थी, वो होता है उसके कोल का। और वहाँ उसे पता चलता है कि दाची सा सोंगमान वो वूयोंग सेओल की फर्स्ट सैलरी मिलने वाली है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश थे और बका को पार्टी देना चाहते थे। और उन्होंने उसको बुलाया था कि शाम को हम मिल करके पार्टी करेंगे तो तुम ज़रूर आना। अब उन तीनों को जब उनकी फर्स्ट सैलरी मिलती है तो टिप के तौर पर मिस्टर प्यो तेक सू को एक 100 रुपये का नोट पकड़ा देते हैं। और फिर जब गलती से वूयोंग सेओल उन्हें 100 के नोट के साथ 2000 का नोट भी पकड़ा देता है तो वो वापस एकदम से निकालता है, सॉरी ये गलती से चला गया। अब जिसे देख करके मिस्टर प्यो तेक सू को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है कि मतलब मैं ही तुम लोगों को पैसे दे रहा हूँ और तुम, हद हो गई यार। और फिर वो बोलते हैं कि अगर ये भी कम है ना तो मैं आपको और दे देता हूँ। और वो बोलता है कि अच्छा तो अब तो मुझे पैसे दे रहे हो तो मुझे क्या करना है, नाचना है मुझे, मैं नाचूँ। और फिर वो थोड़े से डांस स्टेप्स करता है जिस पर वो उसे और पैसे देने लगते हैं। और फिर वो बोलता है अरे वाह फिर से नाचूँ, और फिर वो उसे और पैसे देते हैं। और फिर मतलब मिस्टर प्यो तेक सू बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए थे और वो उन्हें ज़ोर से चिल्ला करके वहाँ से भगा देते हैं, उनके सारे पैसे वापस दे देते हैं। लेकिन फिर भी 2 नोट उनके पास रह जाते हैं, जिस पर वो सभी बोलते हैं अगर भगाना ही था पैसे दे करके तो वो 2 नोट भी क्यों रखे अपने पास। अब हम देखते हैं कि तेयोंग और तेमू के बीच में मैच चल रहा था और उसका फैसला करना था सेना को। अब खुद ही समझ जाओ, एक एक्स और एक बॉयफ्रेंड, यानी कि एक अभी का एक पहले का, और दोनों पे ही उसका दिल आया हुआ, वो किसको चूज़ करे। वो मन ही मन में सोच रही थी यार ये अलग मुसीबत हो गई, मतलब अब मैं पास्ट को चुनूँ या प्रेजेंट को चुनूँ, क्योंकि फ्यूचर तो मेरा इन दोनों में से किसी के साथ भी हो सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों मिल करके बका को एक प्रेजेंट देते हैं, वो डिनर करते हैं, बहुत सारी फ़ोटोज़ लेते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, अपना टाइम टोटली एंजॉय करते हैं। और बका को यहाँ पर पता चलता है कि तेयोंग सेना से प्यार करता है और वो उससे शादी करने वाला है। अब ये पता लगने के बाद आपको बका के दिल की हालत तो पता ही होगी। अब शाम को सेना तेयोंग को ड्रॉप करने आई थी और उन दोनों को देख करके बका को बहुत बुरा लगता है। और जब सेना बका को देखती है तो वो और भी ज़्यादा तेयोंग के क्लोज आने की कोशिश करती है। और फिर जब वो जाने लगती है तो उन तीनों को भी बोलती है रास्ते में मिल करके कि तुम कल दिन में 12 बजे मेरे साथ बारबेक्यू के लिए आओगे ना, हम सभी मिल करके लंच करेंगे। अब तेयोंग बका से पूछता है कि क्या तुम मुझसे नाराज़ हो, तुमने मुझे मुक्का क्यों मारा, जिस पर बका बोलती है मैं तुमसे नाराज़ क्यों होंगी भला, और मैंने मुक्का तो ऐਵੇਂ ही मार दिया, मेरा मन किया तो मैंने मार दिया। और फिर तेयोंग बोलता है अच्छा वो सब छोड़ो, क्या तुम मेरे साथ बारबेक्यू के लिए चलोगी कल, जिस पर बका साफ साफ मना कर देती है और बोलती है मेरे साथ क्यों, तुम किसी और के साथ जाओ। वहीं दूसरी ओर सेना जब घर पर जाती है तो वो देखती है कि उसके घर पर सारा का सारा सामान वहाँ से उठा लिया गया था। अब क्योंकि वो तेमू का था इसलिए तेमू के फादर तो उस सारे सामान को उठा ही सकते थे। और फिर वो अपना सारा सामान पैक करने लगते हैं, यानी कि अपने कपड़े पैक करने लगती है। अब तेमू जब सेना से मिलने के लिए उसके घर पर आता है तो वो ये सब देख करके उसे बोलता है कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने पिता से चाहे लड़ना पड़े लेकिन मैं अपना हक ज़रूर मांगूंगा, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। जिस पर सेना उसे बोलती है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए और फिर वहाँ से चली जाती है। अब सेना के पास और कोई घर तो था नहीं, इसलिए वो अपने मॉम के पास जाते हैं और वहाँ वो उसे बोलती है दरअसल मैं और भी बड़े घर में शिफ्ट हो रही हूँ, इसलिए उस घर को मैंने छोड़ दिया है, तो कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ पर ही रहूँगी। जिस पर उसकी मॉम भी खुश हो जाती है कि कम से कम सेना कुछ ही दिनों के लिए सही लेकिन उसके पास तो रहेगी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मिस्टर प्यो तेक सू और आंट मिलने के लिए घर को मैंने छोड़ दिया है, तो कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ पर ही रहूँगी। जिस पर उसकी मॉम भी खुश हो जाती है कि कम से कम सेना कुछ ही दिनों के लिए सही लेकिन उसके पास तो रहेगी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मिस्टर प्यो तेक सू और आंट मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आते हैं और वहाँ पर जब आंट उससे थोड़ी सी रोमांटिक बातें करने लगती है तो मिस्टर प्यो तेक सू बोलते हैं कि अब तुम क्या चाहती हो, मैं यहाँ पर बच्चे पैदा करूँ तुम्हारे साथ मिल करके। जिस पर आंट ब्लश करते हुए बोलती है अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है,
वो आप भी ना मतलब दिन में ये सब बातें मत किया कीजिए। और फिर मिस्टर प्योतेक्सु इरिटेट होकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जब बका को पता चलता है कि वो तीनों आज उसके साथ लंच नहीं करने वाले हैं और सेना के साथ लंच करने वाले हैं, तो उसे वही बात याद आती है कि सेना ने उससे कहा था कि वो उसका सब कुछ छीन लेगी। अब वो धीरे धीरे फिर से स्ट्रेस में जाते जा रही थी, इसलिए वो अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए अपनी फ्रेंड्स के पास से बाईसाइकिल मांग करके साइकिलिंग करने चली जाती है। और उसके पीछे पीछे आ जाता है तेयोंग। अब तेयोंग उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बका उसे साफ साफ बोल देती है मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तो यहाँ से चले जाओ। और फिर तेयोंग उसे वो हेयर क्लिप दे करके चला जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए लेकर के आया था और मुझे भी कोई खास शौक नहीं है तुमसे बात करने का, समझे? और आगे से तो मैं तुम्हें फॉलो कभी भी नहीं करूँगा, समझी तुम? अब उसके जाने के बाद बका को पता नहीं क्या हो जाता है, वो इमोशंस में बह जाती है और उसे मैसेज कर डालते हैं कि आई लाइक यू एंड आई लव यू। अब वो ये मैसेज सेंड भी कर देती और सेंड होने के बाद उससे दिमाग में आता है अरे ये मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया। वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि हड़बड़ाहट में उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो तेयोंग के पीछे जाती है कि काश उसने मैसेज ना देखा हो। और अभी तक तेयोंग ने वाकई में वो मैसेज नहीं देखा था। वो उसके पास जाने ही लगते हैं कि तभी आ जाता है तेयोंग और उसे बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और बका को ये लगने लगता है कि उसने मैसेज देख लिया है और अब वो उसे खूब सुनाने वाला है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसने वो मैसेज नहीं देखा है तो वो उसके फ़ोन को ले करके और एक मिट्टी में दबा देती है, क्योंकि पासवर्ड तो उससे खुलने से रहा। मुझे कितनी कोशिश कर लेती है लेकिन पासवर्ड उससे खुल ही नहीं रहा था। अब फिर आ जाता है तेयोंग और तेयोंग बोलता है कि चलें अब मुझे तुमसे कुछ बात करनी है साइकिलिंग करते करते। और फिर वहाँ पर एक कुत्ता भौंकने लग जाता है, जिसे तेयोंग को लगता है कि वहाँ पर कुछ तो होगा और उसकी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ये जानने के लिए कि वहाँ पर क्या होगा। और उसे बोलता है कि तुम ज़रा रुको मुझे देखने दो क्या है क्या है। और फिर वहाँ पर मिलता है फ़ोन। बका के बहुत सारी नाकाम कोशिशों के बाद भी तेयोंग को वो फ़ोन मिल जाता है और वो जैसे ही देखता है कि बका ने उसके पास कुछ मैसेज कर रखा है तो बका तो वहाँ से शर्म के मारे साइकिल लेकर के भाग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तेयोंग बका की साइकिल के सामने आ जाता है और वो सीन वहीं पर कट हो जाता है और ये एपिसोड में यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी और अगर आपको ये एपिसोड 5 बजने से पहले चाहिए तो प्लीज़ 5 बजने से पहले 20 लाइक्स का एम कंप्लीट कर देना। सो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तेयोंग वो मैसेज पढ़ लेता है और फिर वो बका के पास जाता है और उसकी साइकिल के सामने आ जाता है और फिर वो उसे बोलता है कि तुमने आज जो भी किया वो सब ठीक है, लेकिन आगे से मजाक नहीं होना चाहिए। मुझे पता है कि तुमने मुझे परेशान करने के लिए ये फ़ोन मिट्टी में दबाया था, लेकिन आगे से ये हरकत की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो इतना ज़्यादा फ़नी वे से बात कर रहा था, कैजुअली बात कर रहा था, जिससे बका को लगता है कि शायद उसने वो मैसेज नहीं पढ़ा है। अब बका और तेयोंग पहले बका के घर पर जाते हैं, यानी कि बका के स्टेप मदर के पास जाते हैं जहाँ से सेना आ रहे होते हैं। और बस कुछ ऐसा होता है कि बका और तेयोंग जा रहे होते हैं और सेना वहाँ से आ रही होती है। अब बका की मॉम उसे एक फ़ोन दिखाती है और बोलती है कि ये फ़ोन ठीक हो जाएगा क्या? अगर ठीक हो जाता हो तो देखो ना, फ़ोन मैं रख लूँगी, वैसे भी मेरा फ़ोन बहुत हो गया है और कुछ चेंज हो जाएगा। और फिर जब बका उस फ़ोन में तेयोंग और उसकी ग्रैंड माँ की फोटो देखती है तो उसे लगता है कि ये फ़ोन तेयोंग का है। वहीं दूसरी ओर दाची-सा के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था। वो उसने कुछ अड़ंग वड़ंग खा लिया था जिस वजह से उसके पेट में इतना दर्द हो रहा था। और ये जब सेना देखती है तो उन्हें बोलती है चलो जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। हम वो उन्हें हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि दाची-सान ने कुछ ज़्यादा ही खा लिया था और बहुत ज़्यादा जंक फूड खा लिया था, जिस वजह से उन्हें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी। और जब तेयोंग और बका घर पर आते हैं तो सोंगमान उन्हें बताता है कि एक्चुअली दाची-सा के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, उससे ऑपरेशन होगा। जिस बात से वो दोनों भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। दाची-सा का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो जाता है, जिस वजह से वो सभी सेना को थैंक यू बोलते हैं और बका से थोड़ा सा नाराज़ होते हैं क्योंकि वो घर पर नहीं थी। वो इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे सेना को, जिस पर सेना बका की तरह देखते हुए स्माइल देती है, लाइक एविल स्माइल, जिस वजह से बका को और भी ज़्यादा हर्ट होता है। अब तेयोंग और सेना बातें कर रहे थे और तेयोंग सेना को बोलता है कि अगर तुम नहीं होते तो शायद दाची-सा की आज जान के ऊपर बात बन जाती। तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, जो तुमने मेरे लिए किया है वो आज तक मेरे लिए किसी ने भी नहीं किया और शायद कोई कर भी नहीं सकता। तुम मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो गई हो कि बस
पूछो ही मत। और ये सब बका सुन लेती है और उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और ये सब तेयोंग भी देख लेता है कि बका ने उसे सुन लिया था। अब दाची सा का तो ऑपरेशन हो गया था जिस वजह से वो खाना नहीं खा सकता था। इस वजह से बका भी खाना नहीं खाती और बस उन तीनों के लिए टिफ़िन लेकर के आती है। और जब उन्हें पता चलता है कि बका खाना नहीं खा रही है तो सबसे पहले वू यंग सोल गिव अप करता है और बोलता है कि मुझे खाना नहीं खाना है, मेरा मन नहीं है। और फिर बाद में तेयोंग भी गिव अप कर देता है कि मुझे भी खाना नहीं खाना है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। जिस वजह से सोंगमान वो भी शक्ल बनाते हुए उस खाने को छोड़ देता है और मन में सोचता है कि यार इन्हें नहीं खाना है तो मेरा भी क्यों चुटवा रहे हो, कम से कम कोई तो खा लो। हम जब बका और तेयोंग घर पर जाने लगते हैं तो तेयोंग के बस में चढ़ जाने के बाद बका वहाँ पर आने से मना कर देती है और बोलती कि मैं ऐसे ही चली जाऊँगी और वो पैदल अपने घर पर जाने लगती है। अब तेयोंग जब घर पर जाता है तो वो बका की काफ़ी वेट करता है लेकिन बका अभी तक नहीं आई थी। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है और बका को इधर से उधर ढूंढने लगता है। और फिर जब वो थक हार कर घर पर आता है तो उसे पता चलता है कि बका तो घर पर ही है। और जब बका उसे पूछती है कि तुम इतनी रात को इधर से उधर घूम रहे थे, क्या हुआ अब तक घर पे क्यों नहीं आए तुम? जिस बात पर तेयोंग बोलता है कि वो मैं ऐसे ही बाहर घूमने चला गया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से। अब तेयोंग बका को बोल करके उस लोटस सीड को फिश टैंक से अलग लगवा देता है। जिस पर बका बोलती है तुम ऐसा क्यों करवा रहे हो, इस लोटस सीड को अलग क्यों निकलवा रहे हो? जिस पर तेयोंग बोलता है कि अब ये इस फिश टैंक में नहीं रह सकती। जिस पर बका बोलती है कि क्यों, मतलब ये भी तो साथ में रह सकती है ना उन फिशेस के। जिस पर तेयोंग बोलता है कि नहीं, कुछ होना ज़रूरी है और अब यहाँ पर कोई और आने वाला है, इस वजह से इस लोटस सीड को बाहर निकलना पड़ेगा। जिस पर बका समझ जाती है कि क्या बात चल रही है, क्योंकि ये बात हमें भी पता है कि लोटस सीड को बका माना जाता था और उन फिशेस को उन चारों को माना जाता था। अब तेयोंग बका को बोलता है क्या ये सच है कि तुम मुझे लाइक करते हो और तुम मुझसे प्यार करती हो? जिस पर बका बोलती है कि तुमने वो मैसेज पढ़ा था। और फिर तेयोंग फिर से वही सवाल करता है कि क्या ये सच है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझे लाइक करती हो? जिस पर बका बोलती है तुमने वो मैसेज पढ़ा था या नहीं? और फिर तेयोंग बोलता है हाँ मैंने पढ़ा था, सुनो मेरी बात, तुम मुझसे प्यार करती हो, लाइक करती हो? जिस पर बका बोलती है हाँ करती हूँ। तो फिर तेयोंग बोलता है कि मत करो तो कोई ज़रूरत नहीं है मुझे प्यार करने की और ना ही मुझे पसंद करने की, समझी तुम? और फिर बका रोने लग जाती है। अब हम देखते हैं कि तेयोंग वही फ़ोन जो बका ने उसे दिया था वो उसे कंपनी में लेकर के जाता है और उसे रिपेयर करने के लिए बोलता है। और फिर वो बोलते हैं हाँ मैं थोड़ी देर में इसको रिपेयर करके दे दूँगी और वो उसे रिपेयर करवा लेता है। वो सारी फ़ोटोज़ देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि वहाँ पर तेमू भी उसके साथ में था। अब तेयोंग बका को बताता है कि मुझे यकीन है कि उस दिन तेमू भी मेरे साथ में था और हो ना हो उस दिन तेयोंग तुमसे इसीलिए नहीं मिलने आया क्योंकि वो मर चुका था और अब तो मुझे यकीन हो गया है कि तेमू ने ही तेयोंग को मारा था। अब वो मिस्टर प्योदेक्सू से जाकर के पूछते हैं कि क्या आपको लगता है तेमू उस दिन मेरे साथ था? जिस पर मिस्टर प्योदेक्सू बोलते हैं कि हाँ मुझे यकीन है कि वो उस दिन तुम्हारे साथ था, बस एक बार मुझे सबूत मिल जाए तो फिर सब कुछ ठीक हो जाए। अब मिस्टर प्योदेक्सू से बोलते हैं कि क्या तुम्हें कोई सबूत मिला? जिस पर तेयोंग बोलते हैं नहीं अभी तक तो नहीं मिला। और फिर मिस्टर प्योदेक्सू बोलते हैं कि क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आने लगी है? जिस पर तेयोंग बोलता है नहीं अभी तो नहीं आने लगी है लेकिन जल्दी ही आ जाएगी। अब तेयोंग तेमू को एक बार में लेकर के जाता है और उसे बोलता है कि मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, क्या हम ऐसे भी किसी जगह पर पहले आए हुए हैं? जिसे सुन करके तेमू शॉक हो जाता है और उसे बोलता है कि नहीं नहीं हम कभी ऐसी जगह पर नहीं आए हैं। और फिर तेमू बोलता है नहीं शायद आए हों अमेरिका में। जिस पर तेमू बोलता है नहीं पागल हो क्या तुम, मैं कभी गया ही नहीं, मतलब गया हूँ लेकिन तो तुम्हारे साथ कभी नहीं गया मैं अमेरिका में। तुम्हें कोई किसी ने तुम्हें भड़काया होगा, हाँ तुम्हें किसी ने भड़काया होगा। और फिर उसके ये सब हकलाने की देख करके और वो जैसे शौक था वो सब देख करके तेयोंग को यकीन हो जाता है कि उसने ही तेयोंग को मारा था। वहीं दूसरे ओर तेयोंग बका को बोलता है कि तुम इतनी नाराज़ से क्यों रहने लगी हो? देखो तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरा सेना से शादी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मुझे अपनी वापस लाइफ में जाना है तो मुझे सेना से ही शादी करनी होगी। दरअसल सेना मेरी क्राउन प्रिंसेस है। और वो उसे सब कुछ बताता है कैसे वो वहाँ से यहाँ तक आया और क्या क्या हुआ था। जिसे सुन करके बका बोलती है कि तुम्हें ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे सोंगमान वही बहुत पहले से बता चुका है। एंड ठीक है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोल रही, तुम करो जो तुम्हें करना है, मैं कभी तुम्हारे काम के बीच में नहीं आऊँगी। अब तेयोंग सेना से मिलता है और उससे थोड़ी सी प्यार भरी बातें करता है और फाइनली वो उसे बोल देता है क्या तुम उससे शादी करोगी? और सेना तो चाहते ही ये थी कि तेयोंग उसे पूछ लेगी क्या वो उससे शादी करेगी। अब सेना बिना हिचकिचाए सीधा उसे बोल देती है कि शादी मैं तो ज़रूर करूँगी, अरे मैं तो हनीमून भी करूँगी,
शादी कर लेते हैं जल्दी से। और फिर तेयुंग ये बात ग्रैंड माँ को बताता है और सभी खुश हो जाते हैं ये बात सुन करके कि तेयुंग और सेना की शादी होने वाली है। और तेमू के फादर की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वहीं दूसरी ओर जब तेमू के फादर तेमू को ये बात बताते हैं तो तेमू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने फादर से लड़ाई करके वहाँ से चला जाता है। और वो सेना के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम सिर्फ मेरी हो और तुम किसी और की नहीं हो सकती हो। तुम समझ भी रही हो तुम क्या कर रही हो, तुम पागल हो गई हो क्या जो तुम ये सब करने लग रही हो। जिस पर सेना बोलती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है और अब तुम्हारा कोई भी हक नहीं है कि तुम मुझे कुछ भी कहो, समझे। और फिर वो दोनों ऐसे ही बात कर ही रहे होते ही तभी उन दोनों को तेयोंग देख लेता है। उसके जाने के बाद जब तेयोंग सेना से पूछता है कि ये तुम दोनों क्या बात कर रहे थे और वो तुम्हें ऐसे क्यों गुस्से से बात कर रहा था और चिल्ला चिल्ला कर। जिस पर सेना बोलती है वो नहीं, वो तो दरअसल मेरे प्रोजेक्ट फाइल थी ना, वो थोड़ी सी गलत कर दी थी तो इस वजह से थोड़े से गुस्सा थे। वहीं दूसरी ओर जब सेना अपनी मॉम को बताती है कि मैं एक लड़की के साथ डेटिंग कर रही थी और अब मैं उससे शादी करने वाली हूँ और उनको मैंने ये नहीं बताया कि आप कोई फ़िश मार्केट में काम करती हो कुछ ऐसा है, तो आप प्लीज़ मेरी शादी में बताना, ठीक है, मैं शादी करने जा रही हूँ। हम यही सुनने के बाद उसकी मॉम को एक बार तो शौक लगता है लेकिन वो कोई भी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करती है और उसे बोलती है हाँ मैं समझ गई, तुम शादी कर लो, अच्छी बात है, तुम अपना घर बसा रही हो, खुश रहना। और फिर शाम को हम देखते हैं कि बका और उसकी मॉम दोनों साथ में मिल करके ड्रिंक कर रही थी और पहले तो काफ़ी हंस के बात कर रही थी। बका भी अंदर से बहुत परेशान थी लेकिन अपनी मॉम को ना दिखाते हुए हम उसके साथ हंस के बात कर रही थी और ऐसा ही उसकी मॉम भी कर रही थी। और फिर बाद में जब वो जाने लगते हैं तो उन दोनों से रहा नहीं जाता है, उसकी मॉम उसके गले लग करके फूट करके रोने लग जाती है और फिर उन्हें रोता देख बका को भी रोना आ जाता है। अब बका जब अपने घर पर जाती है तो तेयोंग से बोलता है तुमने ड्रिंक करी है, जिस पर बका बोलते हैं हाँ मैंने ड्रिंक करी है और तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, मैं चाहे कुछ भी करूँ। अब बहस में वो बोल जाती है कि तुम तीनों को मेरी ही छत पर क्यों आके गिरना था, तुम जब से आए हो मेरे लिए बेड लेकर के आ गए हो, तुम्हारे आने के बाद मैं कभी खुश नहीं रह पाई हूँ। और फिर अगले दिन बका को तो कुछ याद होता ही नहीं है कि कल रात को उसने क्या क्या तेयोंग को बोल दिया है। तेयोंग का नेचर थोड़ा सा कोल्ड होता है बका की तरह और बका का तो नेचर पहले से ही उसके साथ कोल्ड था। और फिर वही ऑकवर्ड सिचुएशन बनी हुई थी जिस पर सोंगमान बोलता है कि मैं और बका कुछ सामान लेने के लिए जा रहे हैं, आपसे बाद में मिलेंगे। अब सोंगमान वो जाते हुए उस दरवाजे को बंद कर देता है जिस वजह से वो लॉक हो जाता है और उसको भी नहीं पता होता है कि वो लॉक हो गया और उसके जाने के बाद शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब सोंगमान वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है, बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाने लग जाता है, तो हेल्प करने हो और फिर वो एम्बुलेंस को कॉल करता है। वहीं दूसरी ओर तेयोंग और सेना की मीटिंग चल रही थी उसी प्रोडक्ट के लिए, लेकिन जब उसे पता चलता है बका फायर में फंस गई है तो फिर वो भागा बका को बचाने के लिए चला जाए। वो सभी के रोकने पर भी रूम के अंदर चला जाता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि बका बिल्कुल बेहोश होने की हालत में हो गई थी। बका की आंखें बंद हो जाती और वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी और तेयोंग उससे सिर्फ बोलता जा रहा था कि बका उठो, लेकिन बका का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि बका की आंखें नहीं खुल रही थी और तेयोंग इस बात से बहुत ज़्यादा वरीड था। वो बार चिल्ला कर रो रहा था कि हे भगवान इसे ठीक कर दो, बका तुम्हें क्या हुआ है, कुछ तो बोलो। और फिर वो उसे बाहर लेकर के जाता है, एम्बुलेंस में लेकर के जाता है और वहाँ पर उसका जो हैंकी होता है वो बका के फेस पर डाल देता है। और जब वो उसके फेस पर डालता है तो यहाँ हमें एक झलक दिखाई देती है जो कि उसके पिछले जन्म यानी कि तेयोंग की साली साहिबा की थी। अब तेयोंग बका की बहुत अच्छे से देखभाल करता है और वहीं दूसरी ओर सेना प्रेसिडेंट के पास जाकर के यानी ग्रैंडमा के पास जाकर के ये सब बता देती है कि तेयोंग मीटिंग को बीच में छोड़ करके बका के पास भाग गया। वो उसे ये तो नहीं बताती है कि क्या रीज़न था उसके जाने का, लेकिन वो उसे बढ़ा चढ़ा कर ये ज़रूर दिखाने की कोशिश करती है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है बल्कि बका से प्यार करता है। जिस बात से प्रेसिडेंट तेयोंग को बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे सब समझ में आ रहा है, देखो तुम सेना से शादी कर रहे हो और इसलिए अब तुम्हें बका की तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम दोबारा ऐसा कुछ भी किया तो तुम तो बका को घर से निकाल देना, वरना तुम वो घर छोड़ करके यहाँ पर आ जाना। हाँ, तेयोंग तो चाहता नहीं था कि बका उस घर से निकले और ना ही वो वहाँ पर आना चाहता था, तो इसलिए वो सोचने लग जाता है कि ऐसा क्या करूँ कि ग्रैंडमा को बका के ऊपर प्यार ही प्यार है।
और अगले पर हम देखते हैं कि सभी बका की बहुत प्यार से केयर कर रहे थे। तुम्हें ये खाना है, तुम ये खाओ, ये वो, इतना ध्यान रख रहे थे एकदम बच्चों की तरह। और जिसे देख कर के हमारे दाची सा को जेलसी फील होती है और वो बोलता है कि हाँ हाँ बीमार तो बस यही है। अरे तुम लोग भूल गए हो कि मेरी भी पेट का ऑपरेशन हुआ है, मतलब यार ऐसे थोड़ी ना चलता है। अब उसे ये चिढ़ते देख वो सभी हंसने लग जाते हैं और बस वहीं उनकी हंसी ठिठोली वहीं पर शुरू हो जाती है। और यहाँ जब बका हंस रही थी तो तेयोंग बका को कुछ इस तरह से देख रहा था जैसे तो कोई रोमांटिक टाइप मजनू नहीं होता है, वो देखता है अपनी लैला को। अब ग्रैंड माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा थी और इसलिए वो तेयोंग को फ़ोन करके बोलते हैं कि हम घर पर आ रहे हैं और तुम और बका मुझे घर पे ही मिलने चाहिए। इस बका की बच्ची को तो मैं बताती हूँ आज ये मेरे से बचेगी नहीं। जिस बात पर तेयोंग बहुत वरीड हो जाता है और बका को बोलता है कि वो आज ना वो ग्रैंड माँ आ रही है और बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि मैं बीच में मीटिंग छोड़ के भाग आया था ना, तो अभी हम नहीं चलेंगे, हम थोड़ा आधे घंटे में रुक के चलेंगे। ओके। हम बका भी ग्रैंड माँ के डर के मारे वहीं पर रुक जाती है। उन दोनों में बात शुरू होती है और फिर दाची सा उन्हें मैसेज करके बता देता है कि ग्रैंड माँ आ चुके हैं। वो इधर उधर घूमते हैं। उसके बाद दाची सा थोड़ी देर के बाद मैसेज करके ये भी बोल देता है कि ग्रैंड माँ जा चुकी हैं। और जब बका उनसे पूछती है कि क्या हुआ, ग्रैंड माँ चली गई, तो तेयोंग बोलता है नहीं 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 नहीं, किसने कहा ग्रैंड माँ चली गई, अभी तो बहुत ज़्यादा गुस्से में, मुझे अभी दाची सा ने मैसेज करके बताया कि बहुत ज़्यादा गुस्से में बोल रही, आज तो बका कीमा बना दूंगी मैं। अब ये सुनकर बका भी एकदम से घबरा जाती है और बोलती है कि नहीं नहीं हम यहाँ पे ही रुकते हैं, ठीक है। और वहीं पर दूसरी ओर हम तेयोंग की वो बड़ी सी फ्लर्ट वाली स्माइल आराम से देख पा रहे थे। हम वो दोनों डिनर करने जाते हैं और वहाँ पर भी सोंगवान वो उन्हें मैसेज करके पूछता है कि आप कब तक आओगे, ग्रैंड माँ को गई हुए तो बहुत टाइम हो गया, इतनी लेट हो गया है, अब तक वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी आओ ना। अब बका को लगता है कि सोंगवान ने ये कहा होगा ये ग्रैंड माँ चली गई है, तो वो तेयोंग को बोलती है क्या क्या ग्रैंड माँ चली गई, हाँ। जिस पर तेयोंग बोलता है ग्रैंड नहीं बिल्कुल भी नहीं, बोल रही है कि अब आज तो छोड़ूंगी नहीं, मतलब आज मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, आज उसको इतना मारूंगी कि मतलब बेहोश ही हो जाएगी, वो तो मरा जाएगी, आज तो तुम्हारी जान लेने के ऊपर आई हुई है ग्रैंड माँ, अभी नहीं जा सकते। और फिर बेचारी बका और भी ज़्यादा डर जाती है और वहीं पर बैठ जाती है चुपचाप। और फिर वो यूं ही फिर से घूमने लग जाते हैं और इस बार तो सोमन वो कॉल तक कर देता है, उन्हें बोलता है कि आप अभी तक आए क्यों नहीं हो, ग्रैंड माँ को कहीं भी कितना ज़्यादा टाइम हो गया है, आओगे या नहीं आओगे। लेकिन तेयोंग वहाँ भी कुछ भी नहीं बोलता और फ़ोन काट देता और बोलते हे भगवान, ग्रैंड माँ इतनी ज़्यादा गुस्सा है, मेरे को तो पता ही नहीं था, आज तो लगता है जाना ही नहीं हो पाएगा, तुम एक काम करो हम कहीं और रह जाते हैं, चलो। और फिर वो कहीं और जा कर के वहाँ पर ही सो जाते हैं। अब अगले दिन जब सुबह होती है तो बका तेयोंग को इतने प्यार भरी नज़रों से देख रही थी ना, जैसे तो जूलियट अपने रोमियो को देख रही हो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन्हें एक और चांस मिलता है और तेयोंग एक अलग ही एटीट्यूड के साथ बोलता है कि मैं इन्हें एक और चांस देने को रेडी तो हूँ, बट हाँ क्या पता ये इस बार भी कुछ कर पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि इतने रिस्पॉन्सिबल लोग तो कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। लेकिन फिर जब वो नोटिस करता है कि बाकी के कंपनी वाले लोग उसे घूर घूर कर देख रहे हैं तो वो एकदम से अपनी बात को पलट देता है और बोलता है ये आफ्टर ऑल तुम मेरे छोटे भाई हो, तो चलो तुम एक और चांस लो और इस बार अपना बेस्ट देना, आई होप कि तुम अपना बेस्ट ही दो एंड बेस्ट ऑफ लक। अब तेयोंग को समझ में आ गया था कि उसके लिए ये चांस कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे पिछली बार की तरह कोई भी मिस्टेक नहीं करनी थी, अदरवाइज़ उसे कंपनी से निकाल दिया जाएगा और उसका कोई भी शेयर नहीं बचेगा कंपनी में। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सेना तेयोंग के आगे ड्रेसेस पहन करके आ रही थी और वो बोल रही थी कि मुझे एंगेजमेंट में कौन सी ड्रेस पहननी है, अच्छे से बताओ यार। और यहाँ हम देख रहे थे कि तेयोंग को इस समय कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर रहा था। सेना जो भी ड्रेस पहन करके आ रही थी वो उन सभी को बोल रहा था अच्छा है। और फिर फाइनली जब सेना इरिटेट हो गई थी और उसे बोलते हैं कि आप तो सभी को अच्छा बोलते जा रहे हो, एक तो बताओ ना ये कौन सा पहनो, क्या सभी पहन के आओ मैं एंगेजमेंट में। जिस पर तेयोंग बोलता है कि अभी जो तुमने पहना है वो बहुत अच्छा है, यही पहनना एंगेजमेंट में। और फिर वो उसे ही पैक कर लेते हैं। अब वो दोनों कैफ़े में जाते हैं, लेकिन वहाँ भी तेयोंग सेना की तरफ कोई भी अटेंशन पे नहीं कर रहा था और सब कुछ एक फॉर्मेलिटी टाइप में कर रहा था।
अब जब वो घर पर जाता है तो वो देखता है कि बका कुछ सामान पैक कर रही थी और उसे बाहर लेकर के जा रही थी, जिस पर वो उसे पूछता है कि ये तुम बाहर क्यों लेकर के जा रही हो, जिस पर बका बोलते है घर में इतनी भी ज़्यादा जगह नहीं कबाड़ को रखा जाए, इसलिए मैं कबाड़ बाहर देने जा रही हूँ। हम जब मिनी और बेले को पता चलता है कि ये सब बात है और तेयुंग की शादी होने जा रही है, वो भी सेना से, तो वो एकदम हक्की बक्की रह जाती हैं और उन्हें बोलते हैं क्या तुम लोगों को नहीं पता कि बका और तेयुंग एक दूसरे को लाइक करते हैं, वो दोनों तो प्यार करते हैं यार, दोनों कितने अच्छे लगते हैं साथ। जिस पर वो तीनों बोलते हैं कि हमें जानते हैं कि वो दोनों अच्छे लगते हैं एक साथ, लेकिन जो भी होता है कुछ ना कुछ सोच कर ही होता है। लेकिन वू योंग सेओल को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि बका और तेयुंग एक साथ अच्छे लगते हैं। अब हम सब तो जानते ही हैं कि क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। आफ्टर ऑल वू योंग सेओल के दिल में बका के लिए इतनी सारी फीलिंग्स जो थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बका मिनी को बोलती है कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर नहीं, कोई ऐसी जगह हो जो यहाँ से बहुत दूर हो। तुम समझ रही हो ना, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब मेरी यहाँ पर कोई भी ज़रूरत है, तो अच्छा रहेगा कि मैं यहाँ से चली ही जाऊँ। और तुम ना उन तीनों का प्लीज़ ध्यान रखना। तेयुंग तो अपना ध्यान रख ही लेगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिस कंपनी को उन्हें प्रोडक्ट बेचना था वो कंपनी मान ही नहीं रही थी और उन्होंने सोंगमान बो, वू योंग सेओल और दा चिसा ने पूरी कोशिश कर रही थी उनसे बात करने के लिए, लेकिन वो बात ही नहीं कर रहे थे। जिस पर तेयुंग बोलता है कि अब मुझे खुद ही जाना होगा और शायद मेरे वहाँ पर रुकने से वो मान जाए। वो उसकी बात सुन ही नहीं रहे थे, जिस वजह से तेयुंग पूरे दिन उनके ऑफिस के बाहर ही चक्कर काटता रहता है। वो वहीं पर उनका वेट करता है और उन्हें वेट करता हुआ देख करके जो कंपनी के ओनर थे बहुत खुश हो जाते हैं। और ऑब्वियसली बात है यार, मतलब कोई बंदा उनका इतनी देर से सुबह से वेट कर रहा है और वो भी इतनी बड़ी कंपनी का बंदा, तो खुश तो बंदा होगा ना। वहीं दूसरी ओर तेमू फिर से सेना को मनाने की कोशिश कर रहा था और उन दोनों के आर्ग्यूमेंट उसके फादर देख लेते हैं और एट लास्ट फादर उसे बता ही देते हैं कि देखो तुम जो सोच रहे हो सेना वैसी लड़की नहीं है। वो उसकी सारी सच्चाई उसे बता देते हैं। अब तेयुंग का बका से बात करे बिना दिल ही नहीं लग रहा था, तो इसलिए वो बका से मिलने के लिए वहाँ पर जाता है जहाँ पर बका काम करती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि बका तो आई ही नहीं है आज, तो फिर वो सीधा घर पर जाता है। लेकिन जब वो घर पर जाता है तो वहाँ उसको बका का एक भी सामान नहीं मिलता है। वो उससे बात करने के लिए उसको फ़ोन करता है, कॉल करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता है क्योंकि वो कॉल ही नहीं उठा रही थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और मतलब अंदर ही अंदर रोने लग रहा था। और तभी उसे एक नोटपैड मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि मैं बका, तुम्हारी बका नहीं लेकिन हाँ बका, मैं तुमसे बहुत दूर जा रही हूँ, तुम हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहना। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हो गया। मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि तुमसे प्यार हो जाएगा, लेकिन हो गया। क्या कर सकते हैं, बट अब तुम अपनी लाइफ में खुश रहना। तुम जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आए हो उस मकसद को ज़रूर पूरा करना। वहीं दूसरी ओर तेमू ये कंफर्म करने के लिए कि उसके फादर सच कह रहे थे क्या, सेना की मदर के पास जाते हैं और वहाँ उसे ये बात पता चलती है कि सेना रियली में उसकी बेटी है। और जब वो अंदर जाता है घर के तो उसे वो फ़ोटो मिलती है जहाँ पर उसे ये भी पता चल जाता है कि जो बका है वो प्रेसिडेंट की बेटी है। और सेना का सारा भांडा एक ही मिनट में फूट जाता है। लेकिन वो अब बस यही सोच रहा था कि सेना ने मुझसे झूठ क्यों बोला, क्या अगर वो मुझे सच बता देती तो क्या हमारी रिलेशनशिप के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता? नहीं ना, मैं उसे प्यार करता हूँ उसके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से थोड़ी ना। उसे ऐसा क्यों किया, क्या ज़रूरत थी उसे ऐसा करने की? अब थोड़ी ही देर में तेमू एकदम से स्माइल करता है और सेना के पास कॉल करके बोलता है कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है, शायद वो तुम्हारे लिए भी ज़रूरी हो, तो बेटर रहेगा हम ये मिलकर ही कर लें। मैं तुम्हारा कैफ़े में इंतज़ार करूँगा, ज़रूर आना। और वो वहाँ पर जाती है। अब वहाँ पर वो दोनों बात करते हैं और तेमू से बताता है कि मुझे तुम्हारी सारी सच्चाइयों का पता चल गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सॉरी नॉट फॉर यू ना, फॉर मी, बट ये तुम्हारे लिए भी हो सकता है अगर तुम मेरा साथ दो तो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम तेयुंग का साथ छोड़ करके मेरे पास आ जाओ। ये सारी कंपनी, ये सब कुछ तुम्हारे नाम हो सकता है, क्योंकि ये बात तुम्हें भी पता है ये प्रेसिडेंट को अपनी बेटी कितनी ज़्यादा प्यारी है। और अब तो तुमने उसकी बेटी की जगह बस ले ही ली है। मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा उनकी बेटी के रूप में दिखाने के लिए, और तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी तेयुंग से जीतने के लिए। और यहाँ पर सेना भी स्माइल देती है, जिसका साफ साफ मतलब था कि वो मान गई है। और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है।
अब हम देखते हैं कि बका का कुछ सामान रह गया था, जिस वजह से वो तेयोंग के घर पर वापस आई थी और वहाँ पर वो देखती है कि तेयोंग बेचारा देवदास बनकर बैठा हुआ था। अब तेयोंग जैसे ही बका को देखता है तो फिर बस अपना सारा गुस्सा उतारने लग जाता है और उसे जोर जोर से डांटने लग जाता है। डांटते डांटते वो कब अपना लव कन्फेस कर देता है उसे पता भी नहीं चलता है और फिर उसे रहा नहीं जाता है और वो बका को किस कर देता है। और फिर अब बस जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई अब। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाए। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो योंग सो, सोंगमान और दाची सा तीनों काम करने लग रहे थे और फिर दाची सा को बहुत नींद आ रही थी। अब क्योंकि रात भर जाग के बेचारे सभी इतना काम कर रहे थे तो दाची सा जैसे ही कॉफ़ी का मग हाथ में लेने लगता है तो वो एकदम से इनविजिबल हो जाता है और फिर वो एकदम से हैरान हो जाता है। वो चिल्ला चिल्ला कर दोनों को एकदम से होश में लाता है और बोलता है कि मेरे से कॉफ़ी नहीं उठाई जा रही है। और फिर सोंगमान मो भी उसे देखता है कि दाची सा से कॉफ़ी नहीं उठाई जा रही और वो इनविजिबल हो गया और उन्हें लगता है कि ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि तेयोंग सेना से शादी करने वाला है। लेकिन ये बात तो सिर्फ हमें ही पता थी कि उसने किस किया था, किसको, बका को किस किया था, इस वजह से ऐसा हो रहा था। और वो बेचारे ये सोच कर खुश हुए जा रहे थे चलो अब तेयोंग सेना से शादी कर लेंगे और फिर हम वापस अपने घर पर चले जाएंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं तेयोंग के पास एक मैसेज आता है जिसको देख करके वो एकदम से हैरान हो जाता है और डर जाता है। और ये मैसेज और कोई नहीं बल्कि जो रियल तेयोंग थी उसकी फ़ोटो थी। उसे देख करके वो एकदम से डर जाता है और उसे फ़ौरन कॉल करता है जिस बंदे ने उसे ये पिक भेजी थी और उसे बोलता है कि ये जो भी है ये इसको मैं जानता हूँ और इसके मैं रिश्तेदारी में हूँ तो तुम एक काम करना कि मुझे एड्रेस सेंड करो, मैं अभी आता हूँ। वहीं दूसरी और बका तेयोंग को बोलती है कि देखो अब ये बात तुम भी जानते हो, ये बात मैं भी जानती हूँ कि तुम्हारी सगाई होने वाली है सेना से और तुम ये सगाई तोड़ भी नहीं सकते क्योंकि सिर्फ तुम अपने लिए ये ऐसा नहीं कर सकते हो। सोंगमान बो, दाची सा, वो योंग सर की सारी जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर ही है। तुम्हें सेना से शादी करनी ही होगी और अब मुझे भी ये घर छोड़ करके जाना होगा। इस बात से तेयोंग बहुत ज़्यादा उदास था और वो उसके लिए एक बहुत अच्छा सा घर ढूंढता है। उस वक्त बका एक जगह इंटरव्यू देने आई हुई थी और वो उसे फ़ोन करके बोलता है तुम जल्दी से आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत कीमती चीज़ ढूंढी है। और बका बोलती है हाँ मैं अभी आती हूँ। वही तेयोंग को ये नहीं बताती कि मैं इंटरव्यू देने आई हूँ और फिर वो इंटरव्यू देने चली जाती है। इंटरव्यू देते वक्त उसकी अपने बॉस से ये बात फाइनल हो जाती है कि मैं नौकरी भी करने आऊँगी और नौकरी थोड़ी सी दूर है तो उस वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। वो जहाँ नौकरी ढूंढती है सियोल से बहुत ज़्यादा दूर थी। नेक्स्ट टाइम में हम देखते हैं कि तेयोंग सेना को बोलता है कि तुम जल्दी से जल्दी बका को इस सियोल से बहुत दूर भेज दो। तुम एक काम करो, तुम उसे अमेरिका भेज दो और तेयोंग को मैं अपने आप देख लूँगा, वो हमारे काम के बीच में नहीं आ पाएगा। अब सेना तो चाहती ही ये थी कि बका उसकी लाइफ से बहुत ज़्यादा दूर चली जाए, इसलिए तेयोंग जो एनवलप सोंगमान बो को बका को देने के लिए देता है वो उसे चेंज कर देती है और उसमें अमेरिका जाने की टिकट डाल देती है। और सोंगमान बो बिना वो देखे सोचे समझे वो एनवलप बका को दे देता है। बका जब वो एनवलप खोल करके उसमें टिकट को पाती है तो फिर उसे लगता है कि तेयोंग ने ही दी होगी ताकि वो उसकी लाइफ से बहुत ज़्यादा दूर चली जाए। एक और तेयोंग उस नए घर में बका का पूरी रात इंतजार कर रहा था तो वहीं दूसरी ओर बका बेचारी हार्ट ब्रोकन हो करके स्ट्रीट में इधर से उधर घूमने लग रही थी। वो यहाँ सिर्फ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं और तेयोंग उसका पूरी रात वेट करता है लेकिन बका वहाँ पर नहीं जा पाती है। वो चाहते भी कैसे, उसे तो पता भी नहीं था कि तेयोंग उसका वेट कर रहा है। वहीं दूसरी ओर बका के दिल में भी अब ये बात हो गई थी कि तेयोंग ने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था, फरेब था, उसने सब कुछ नाटक किया, उसको तो कभी मुझसे प्यार हुआ ही नहीं था। नेक्स्ट में हम देखते हैं तेमू न्यूयॉर्क पहुंचता है और वहाँ पर वो असली तेयोंग को देखता है। वहाँ पर वो उसका एक छोटा सा वीडियो बना लेता है और वो फिर चला जाता है। यहाँ जिस टाइप से वो एक्सप्रेशंस दिखा रहा था साफ साफ पता चल रहा है उसके दिमाग में कुछ तो गलत चल रहा है। अब काफ़ी दिन बीत जाते हैं और हमें पता चलता है यहाँ पर कि उस रात के बाद वो कभी इस बका से मिले ही नहीं थे, जिसका मतलब है कि उसी रात से वो कभी उस घर में गई ही नहीं, ना तो वो अपने बिलोंगिंग्स लेने गई और ना ही उनसे एक बार भी मिलने। अब
वो योंगसुल वहाँ पर पेपरमिंट लेकर के आता है और उस पेपरमिंट का नाम तो आपको पता ही है, बका था। वो जैसे बोलता है कि महाराज बका, और फिर जैसे ही तेयोंग बका का नाम सुनता है वो उसके ऊपर जोर से चिल्लाता है और बोलता है मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि बका का नाम नहीं लेना है मेरे सामने। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जैसे ही कोई भी उसके सामने बका का नाम लेने लगता था उन तीनों में से, तेयोंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सभी के सभी प्लान कर रहे थे कि इस गर्मी छुट्टियों में कहाँ पर जाना है, और हमारे सोंग मानबो को पता था कि बका कहाँ पर है। हाँ जी बिल्कुल, उसे ये बात तब पता चली जब उसने देखा था कि जो हमारी मिनी है वो बका के लिए गिफ्ट सेंड कर रही थी, और वहाँ से ये भी पता चला था कि बका और कहीं नहीं बल्कि जिनान में रहती है। इस वजह से सोंग मानबो ने बोलता है कि महाराज आपको ना गर्मियों की छुट्टियों में जिनान जाना चाहिए। अब वो सोचते हैं यार इसको एकदम से जिनान जाने की क्यों पड़ी है। और सोंगमान वो लगातार बोले जा रहा था महाराज जिनान चलेंगे, इस बार गर्मी छुट्टियों में जिनान चलेंगे। उनके तो पहले कुछ भी पढ़ नहीं रहा था, लेकिन अब गर्मी छुट्टी कहीं तो बनानी थी, और उन सभी में अब सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट सोंगमान वो ही था, इसलिए वो सभी उसकी बात मानते हैं और जिनान जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब तेयोंग अपने गाइड का वेट कर रहा था, और यहाँ उसकी गाइड और कोई नहीं बल्कि बका ही थी। हाँ जी बिल्कुल, बका एक गाइड का काम कर रही थी, और यहाँ अब उसे तेयोंग को गाइड करना था, जिनान की एक एक जगह बतानी थी। अब आप लोग तो समझ ही जाओ, तेयोंग को बका को सताने का मौका जो मिला था, और तेयोंग तो एक मौका नहीं छोड़ता है बका को सताने का। तेयोंग बका को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, उसे बिल्कुल अपनी उंगलियों पर नचा रहा था, और बका इतनी ज़्यादा इरिटेट हो गई थी क्योंकि वो बिल्कुल उसके इशारों पर नाच नाच के थक गई थी, इसलिए उसे सुना देती है दो चार, और इस बात पर गुस्सा हो करके, गुस्सा वो वाला गुस्सा नहीं, उसे परेशान करने वाला गुस्सा कर देता है उसके बॉस के पास फ़ोन, और बोल देता है कि ये अच्छे से सर्विस नहीं दे रही है, कैसे एम्प्लॉय भेजी यार आपने, ये कोई गाइड होती है क्या। वो फिर बका के पास वापस से फ़ोन आता है और उसे दो चार सुनाते हैं बॉस, और बका को फिर से वो करना पड़ता है जो तेयोंग बोलता है। तेयोंग बका के पूरे मज़े ले रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे तो वो गई तो थी 2-3 हफ्तों के लिए, लेकिन 4-5 साल के लिए गई हो, और उसे पूरा वसूल करना है जितना टाइम उसने गवाया। वो बका को छोटी छोटी बातों के लिए इधर से उधर चक्कर कटवा रहा था, इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था, और बका भी अब उसके इशारों पर नाचते नाचते थक गई थी, इसलिए वो नाटक करती है जैसे तो उसके पैर में मोच आ गई है, और अब वो उसे और सर्विस नहीं दे पाएगी, और उसी गाइड को कोई और ही बनना होगा। जिस बात पर तेयोंग बोलते हैं नहीं नहीं मैं तुम मुझे गाइड कर देना, मैं कुछ दिनों तक वेट कर सकता हूँ जब तक तुम्हारी मोच ठीक नहीं होती है। वो शाम को जाते हैं पार्टी करने। अब बका तेयोंग को वाइन सर्व नहीं कर रही थी, क्यों नहीं कर रही थी वो तो आप सब जानते ही हो, उनके बीच में खटपट तो चलती ही रहती है। अब तेयोंग एटीट्यूड दिखाता हुआ बोलता है कि ये कोई तरीका है सर्व करने का, वो फिर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो सभी उसे साथ मिल करके वापस बिठाते हैं, और बका को उसे अच्छे से वाइन सर्व करनी पड़ती है, उसका ध्यान रखना पड़ता है, उसे प्यार से बात करके दिखाना पड़ता है, तब जाके उसकी जॉब सिक्योर होती है। वो बका बहुत ज़्यादा नशे में हो गई थी, बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गई थी, जिस वजह से उसे कुछ भी नहीं पता था वो कर क्या रही है। वो सभी वहाँ से अलविदा लेते हैं, और फिर वो तेयोंग को अपने घर पर लेकर के जाती है। तेयोंग को वही एयरपोर्ट वाली टिकट दिखाती है और बोलती है तुमने मुझे अमेरिका में जाने के लिए टिकट दे दी, और तुमने एक बार ये नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या बीतेगी। उन दोनों में थोड़ी सी लड़ाई होने लगती है, जिसको सुन लेता है वो छोटा बच्चा जो कि बका को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। तेयोंग बका के ऊपर बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, उसे बोल रहा था कि ये टिकट मैंने नहीं दी, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कहीं अपने से दूर जाने के लिए कहूँगा। वो बोल तो उसकी केयर में रहा था, प्यार में रहा था, लेकिन वो इतनी जोर से चिल्ला रहा था कि इस छोटे बच्चे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इस वजह से वो तेयोंग से गुस्सा होकर के तेयोंग के शूज़ में डॉग स्ट्रीट डाल देता है, और तेयोंग और बका के बीच में सब कुछ सही हो जाता है, और उसे समझ में आता है कि इसमें कोई गलती नहीं थी बका की ही वो वहाँ पर नहीं आई, और ना ही तेयोंग की इसमें कोई गलती थी कि वो बका को वो टिकट वगैरह दे रहा था। बका को भी सबको समझ में आ जाता है, तेयोंग को भी। अब तेयोंग जब वहाँ से जाने लगता है तो जैसे ही शूज़ पहनता है तो बस उसके पैर भर जाते हैं डॉग स्ट्रीट से, और फिर वो बच्चा उसे ज़ोर ज़ोर से हंस करके चिढ़ाने लगता है। उसके पूछने पर कि तुमने क्या किया, तुम पागल वागल हो गया, तो उसे बोलता है कि मैं बका से
बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मुझे वो बहुत पसंद है, इसलिए कोई अगर उसे कुछ भी करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और उस वक्त तेयोंग्स फीलिंग वाज लाइक जिया चले जहाँ चले नैना तेरे धुआं उठे। हम इस बच्चे की दादी माँ उसके पीछे डंडा लेकर के लग जाती है भागने, और जैसे ही तेयोंग जाता है तो वो दोनों हाई फाई देते हैं और फिर वापस अपने घर में चले जाते हैं। यानी कि दादी माँ भी ज़्यादा खुश नहीं थी तेयोंग को देख करके। अब तेयोंग सुंगमन के पास जाता है और उसे बोलता है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ था तो मुझे सच सच बताओ, जो मैंने तुम्हें एनवलप दिया था और तुम्हें वो बका को देने जाना था। सुंगमन से सब कुछ सच सच बता देता है कि उस दिन मैं सेना से मिला था और वहाँ हम कॉफ़ी पीने गए थे। उसके पीछे से अगर कुछ ऐसा हुआ हो तो मुझे पता नहीं है, शायद जब मैं कॉफ़ी लेने गया था तब एक्सचेंज वगैरह कुछ हुआ हो। बाकी मैंने सही में बताऊं तो उसको खोल कर भी नहीं देखा था कि आपने क्या डाला था क्या नहीं डाला था। मैंने बस वो उठाया और एक बार टेबल पे रखा था जब मैं कॉफ़ी लेने गया था, उसके बाद वापस आया और वापस अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद मैंने सीधा वो बका को जा करके दे दिया। इसी बात को कंफर्म करने के लिए वो सेना को डेट पर बुलाता है और वहाँ उससे ये बात पूछता है। सेना बोलती है कि हाँ मेरी प्लेन की टिकट थी, वो एक्सचेंज हो गई थी, शायद कहीं उसी के साथ तो नहीं होंगी। मैं इतना ढूंढने लग रही थी, मेरे को मिल ही नहीं रही थी। अच्छा हुआ कि तुमने बता दिया, पर अब तो डेट भी जा चुकी है तो शायद मैं अब तो जा भी नहीं पाऊँगी। चलो कोई नहीं, मैं भी काफ़ी ढूंढ रही थी वैसे उसको, और मेरे को ये समझ में नहीं आया था कि वो जो डॉक्यूमेंट्स थे घर के वो किसके थे। और फिर वो वहाँ पर उसे बोलता है चलो कोई बात नहीं, आगे से थोड़ा ध्यान रखना, और फिर वो चला जाता है। अब बका और तेयोंग घूम रहे होते हैं जिनान में, तो बका बोलते हैं मुझे उस चीज़ से वहाँ पर जाना है। अब देखो सही में बताऊँ तो मेरे को भी नहीं पता है कि क्या है, तो पिक्चर देख के समझ जाओ। और तेयोंग डर जाता है इसे देख करके कि क्या है क्या नहीं है, मतलब मेरे को इसके अंदर जाना ही नहीं है। ये उड़ता है क्या, इतनी ऊपर उड़ता है, ये एकदम से अगर गिर गया पतली सी रस्सी है, नहीं मेरे को जाना नहीं है। और फिर बका जब उसे इंसिस्ट करती है और बाद में बोलती है कि अच्छा हम कुछ स्वीट थिंग्स खा करके चले, और अब मिठाई की बात आई और तेयोंग ना कर दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और तेयोंग हाँ बोल देता है। वो कुछ खाते पीते हैं और फिर बाद में वहाँ पर घूमने जाते हैं। अब शुरुआत में तो तेयोंग बहुत ज़्यादा डरता है, लेकिन जब बाद में बका उसका हाथ पकड़ करके उसे कंफर्ट देती है तो फिर वो थोड़ा सा कंफर्ट फील करता है और आसपास देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि मैंने ये चांस मिस नहीं किया। अब वो दोनों एक रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। अब क्योंकि उसके ओनर का जो पोता था उसकी कोई मदर फादर नहीं थे, इस वजह से वो दोनों उसके मॉम डैड बन करके पार्टिसिपेट करते हैं और जीत भी जाते हैं। वो दोनों जीतने के लिए दूसरों को पीछे करे जा रहे थे। तेयोंग तो जीतने के लिए इतना एग्रेसिव हो चुका था कि जो भी सामने आ रहा था उसको हाथ से पीछे खींचा जा रहा था, हटाया जा रहा था, और फाइनली वो फर्स्ट भी आ जाते हैं। अब वो छोटा बच्चा आता है और तेयोंग के हाथ से उस स्टिकर का जो स्टिक होती है वो अपने हाथ पर लगा लेता है और बोलता है कि अब मैं भी फर्स्ट प्राइज़ लूँगा। इस पर बका बोलती है कि तुम सिर्फ ये स्टिकर अपने हाथ पे चिपका लेने से फर्स्ट प्राइज़ नहीं ले सकते हो, उसके लिए तुम्हारी खुद की पहचान होनी चाहिए। और यहाँ पर तेयोंग को कुछ समझ में आता है जो हमें अभी नहीं पता है, और फिर वो जाता है सीधा डेट पर किसके साथ, सेना के साथ। वो सेना के आगे बोलता है कि एक बात बताओ, टिकट एक्सचेंज हो सकती है समझ में आता है, एनवलप भी एक्सचेंज हो सकता है समझ में आता है, लेकिन सेम एनवलप में अलग चीज़ कैसे आ सकती है। तुम्हें शायद ना पता हो लेकिन इस एनवलप पे हमारी कंपनी का मार्क लगा हुआ है और ये अभी तक नए जैसा सा ही है। अब वो बोलती है कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रही हो। अब वो बच्चे वाला इंसिडेंट बताता है और फिर उसे बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कोई लिपस्टिक है, तो फिर वो उसे एक लिपस्टिक देती है। अब वो एक लिपस्टिक को अपने हाथ पर लगाता है और उसी मार्क को अपने दूसरे हाथ पर भी लगा के दिखाता है और बोलता है कि देख रही हो ये अभी तक ताज़ा है और इसलिए मेरे दूसरे हाथ पर भी आ गया। सेम उसी तरह ये जो एनवलप है इसके ऊपर जो टैग लगा हुआ है ये हमारी कंपनी का है, और ये इस कंपनी का टैग मैंने बिल्कुल नया लगवाया था, इस वजह से ये अभी तक ताज़ा है। तुम समझ रही हो ना, एनवलप चेंज हो सकते हैं लेकिन उसके ऊपर जो टैग लगा हुआ होता है वो तो चेंज नहीं हो सकता है ना। और फिर उसे बोलता है कि मुझे सच सच सुनना ही, तुमने झूठ क्यों बोला। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सेना बहुत ज़्यादा टेंस थी और फिर वो तेयोंग को थक हार के बोल देती है कि दरअसल ग्रैंडमा ने मुझे ये सब करने को बोला था। और जब तेयोंग बोलता है कि वाकई में ग्रैंडमा ने तुम्हें ये सब करने को बोला था, तो फिर उसके चेहरे पर आ जाती है शिकंज, और ये शिकंज देख करके तेयोंग समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ घोटाला है। और फिर सेना के बार बार बोलने के ऊपर कि हाँ ग्रैंडमा ने ही मुझे ये सब करने को बोला था, तो वो बोलता है चलो ठीक है तुम अपना ध्यान रखना। और फिर सेना चली जाती है किसके पास,
अब उसने इतना बड़ा जो झूठ बोल दिया था तो ग्रैंडमा को भी तो मतलब समझाना था, तो सीधा जाती ग्रैंडमा के पास। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि हमारा तेयोंग भी उसका पीछा कर रहा है। वो ग्रैंडमा के पास जाके एक छोटी सी कहानी बनाती है, बहुत ज़्यादा भड़काती है और फिर वहाँ से अपना पीछा छुड़ा लेती है। और फिर वो जाती है किसके पास? सोचो सोचो, तेमू के पास। बिल्कुल, वो तेमू के पास जाती है तो वहाँ पर तेमू और सेना को इतने क्लोज देख करके, गले लगते हुए देख करके हमारे तेयोंग का दिल तो एकदम से टूट जाता है। और फिर सेना अपनी मॉम के घर पर जाती है और जब वो अपनी मॉम के घर पर जाती है तो तेयोंग को याद आता है ये तो वही घर है जहाँ पर मैं बक्का के साथ आया था। और यहाँ सारी की सारी जो भी भूल भुलैया थी वो सब कुछ से समझ में आ जाती है और सारी की सारी बातें एकदम सीधी सीधी उसकी आंखों के सामने थी। वो इतना ज़्यादा हैरान हो गया था कि उसे पहले तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या चाहिए। लेकिन फिर वो सेना को फिर से एक मीटिंग पे बुलाता है और उसे उसके सारे के सारे झूठ गिनवाता है कि तुमने मुझसे ये सारे झूठ बोले, तुम्हें ज़रूरत क्या थी ये सब झूठ बोलने की। और फिर वो यहाँ पर उसे बोल देता है कि ये शादी नहीं हो सकती, मैं ये शादी यहीं पर तोड़ रहा हूँ। अब बेचारे ने शादी तोड़ तो ली थी लेकिन अब उसे अपने घर वालों को भी समझाना, किसको? उन चारों को। जब दाची सा, वूयोंग सेओल और सोंगमान को ये बात पता चलती है तो उन्हें एक बार तो बुरा लगता है, लेकिन जब उन्हें सेना की असलियत के बारे में पता चलता है तो वो भी यही सोचते हैं कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है। और अगर तेयोंग ने किसी ऐसी लड़की से शादी कर ली जिसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी, फिर तो उनका सपना बिल्कुल ही चकनाचूर हो जाएगा और वो कभी भी अपने शहर वापस नहीं जा पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने शहर जाने की उम्मीद तो बिल्कुल ही छोड़ दी थी और जो चीज़ें वो अपने रिलेटिव्स के लिए लेकर के आए थे वो खुद ही यूज़ कर रहे थे। अब सोंगमान बो के दिमाग में न जाने क्या आइडिया आता है और वो एकदम से बका के घर पर जाता है। वहाँ वो पहले तो जा करके पेट पूजा करता है। अब भाई पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा, ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। तो वो पहले जाकर के पेट पूजा करता है, बाद में बका को बोलता है कि तुम जल्दी जाओ, महाराज ने बुलाया था, हम खाना खा के जल्दी से आ जाएंगे। और वो बाकी के सारे तो जल्दी से अपना खाना खा लेते हैं, लेकिन सोंगमान वो एक एक चावल का दाना एक एक बार उठा के खा रहा था। वो इतना धीरे खा रहा था जिस वजह से बका को अकेले जाना पड़ता है। और फिर बाद में उन दोनों को भी समझ में आ जाता है कि सोंगमान वो ऐसा क्यों कर रहा था। सोंगमान वो उन दोनों को समझाता है कि जब तक वो दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तब तक उनका रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ेगा। और फिर जब वो पूछते हैं कि लेकिन तब तक हम यहाँ पर क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे, तो वो बोलता है उसके लिए भी मेरे पास आइडिया है। और वो जाते हैं पूल में, वहाँ पर वो इतना एंजॉय करते हैं, एंजॉय तो क्या करते हैं, सारा का सारा ठरकीपना वहीं पर दिखाते हैं। वहीं दूसरी ओर तेयोंग बका को बोल ही देता है कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगा, शादी भी तुमसे करूँगा और तुम्हारे साथ ही रहूँगा पूरी ज़िंदगी भर। अगले दिन तेयोंग सेना को बोल देता है कि मैं तुमसे शादी यहीं तोड़ रहा हूँ, मैंने तुम्हारी सारी काली करतूतें देख ली हैं और अब ये मत सोचना कि मैं पहले की तरह तुम्हारे बेकावे में आ जाऊँगा। और हाँ ग्रैंडमा की तुम चिंता मत करना, इस बार तो मैं तुम्हारी सारी गलती अपने सिर पर ले लूँगा और बोल दूंगा कि मुझे ही तुमसे शादी नहीं करनी है। तुम्हारी काली करतूतों के बारे में अभी तो मैं उन्हें नहीं बताऊँगा, लेकिन अगर तुमने कोई चालाकी खेलने की कोशिश करी तो मैं उन्हें सारी की सारी बात बता दूंगा। दूसरी ओर तेमू अपने फादर को पागल बना देता है। तेमू अपने फादर को बोलता है कि सेना चेयरवुमेन की बेटी है। और फिर अब तो आप समझ ही जाओ भाई साहब, मतलब इतनी बड़ी लॉटरी उनके हाथ में लगी है, वो ऐसे ही थोड़ी ना जाने देंगे। वो तो इतने खुश हो जाते हैं, खुशी के मारे एकदम पागल हो जाते हैं और बोलते हैं जल्दी से सेना को लेकर के आओ, जल्दी से सेना को लेकर के आओ। और जैसे ही सेना उसके सामने आती है उसको बोलने लगते हैं मुझे पता ही था, तुम हीरा हो, हीरा। वो उसकी ऐसे तारीफ करते हैं जैसे तो भगवान को कोई मस्का लगा रहा हो, भगवान जी प्लीज इस बार पास करवा दो, अगली बार पक्का पढ़ूंगा। और यहाँ वो अपनी उन सारी बातों के लिए अपोलोजाइज भी करते हैं जो सब उन्होंने सेना को कहा और उसके साथ किया। सेना तो एकदम हवा में उड़ रही थी, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि डीएनए रिपोर्ट कहाँ से लेकर के आएगी। डीएनए भी तो चेक करवाना था ना कि वो वाकई में चेयरवुमेन की बेटी है या फिर नहीं है। अब उसे उसके लिए चाहिए था बका का डीएनए, और वो आता कहाँ से, उसका खून तो वो निकाल नहीं सकती थी। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि वो उसका एक बाल ले आएगी जिससे डीएनए टेस्ट हो जाएगा और वहाँ पर नाम आ जाएगा सेना का।
और वो तीनों ही दिनों बैठ कर के सेना की चुगली कर रहे थे। वो ऐसी है, वो ऐसे है, वो ऐसी थी, ये ऐसी थी। क्राउन प्रिंसेस के बारे में बहुत ज़्यादा अफवाह उड़ रही थी। वैसे भी पिछले ज़िंदगी में भी वो कहाँ पर इतनी कुछ खास अच्छी थी, ये है वो है। और फिर वहाँ पर दाची सा उन्हें बताता है कि मुझे तो ये तक पता है कि जब उनकी छोटी बहन की क्राउन प्रिंस के साथ शादी तय हो गई थी तो उन्होंने अपनी छोटी बहन का चेहरा जला दिया। जिसे सुन करके वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इधर तेयोंग इतने अच्छे से प्रेजेंटेशन दे ही रहा था कि तुरंत तेमू एकदम से रियल तेयोंग की पिक उसमें डाल देता है और एक छोटी सी क्लिप भी डाल देता है जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि जो रियल तेयोंग है वो हॉस्पिटल में है और यहाँ पर सब हक्के बक्के हो जाते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तेमू तेयोंग को धमकी दे रहा होता है कि कुछ ही दिनों में तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। सेना अपने मॉम से माफ़ी मांगती है कि उसने उसके साथ इतना ज़्यादा रूड बिहेव किया और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि हम सभी मिलकर के डिनर करते हैं। तो बका, उसकी मॉम और सेना वहाँ पर डिनर करने जाती हैं और फिर थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हैं। और उसी दौरान मौका देख करके वो बका का एक बाल ले लेती है डीएनए टेस्ट के लिए। तो वही बात हो गई कि बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा। सेना अपना खुद का ब्लड टेस्ट करवाती तो भी डीएनए रिपोर्ट में वो उन्हीं की तो बेटी कहलाती, लेकिन फिर भी बेचारी को इतनी मेहनत करके बका का बाल लेकर के उसके बाद डीएनए टेस्ट करवाना पड़ा। अब जैसा सोचा था वैसा ही होता है। तेमू पहले तो उन्हें डीएनए रिपोर्ट दिखाता है और फिर बाद में चेयरवुमन को बोलता है कि वहाँ पर आपकी बेटी बैठी है, जाकर के देख लीजिए। अब जैसे ही चेयरवुमन सेना को देखती है तो वो हक्की बक्की रह जाती है। वो मन ही मन में सोचती है कि ये मेरी बेटी तो है, लेकिन इन्हें कैसे पता चला। और फिर बाद में जब वो बोलते हैं कि ये आपकी वही बेटी है जो गुम हो गई थी, तो वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है। सेना चेयरवुमन को बोलती है आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर के आती हूँ। सेना चली गई थी लेकिन चेयरवुमन के दिल में बहुत सारी बातें उलट पुलट हो रही थी। चेयरवुमन सोचती है कि हाँ ये सच है कि तुम मेरी बेटी हो, लेकिन तुम वो नहीं हो जिसको मैं ढूंढ रही हूँ। तुम मुझे पागल क्यों बना रही हो, तुम ये सब क्यों कर रही हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बका और तेयोंग अपना काम कर रहे थे और साथ में अपनी खट्टी मीठी लड़ाई भी जारी कर रखी थी। वो दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे कि थोड़ी ही देर बाद जब बका बेडशीट को बिछा रही थी तो फिर उसका आधा फेस कवर्ड हो जाता है और यहाँ पर उसे अपनी साली साहिबा की याद आती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी ही अपलोड कर दूंगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय। सो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तेयोंग बका को बोलता है कि तुम तो बुयोंग हो। अब बुयोंग नाम सुनकर बका एकदम से गुस्सा हो जाते हैं और बोलती है कि अभी बुयोंग कहाँ से आ गई, तुम मुझे सच सच बताओ, कहीं किसी बुयोंग नाम की लड़की से तुम्हारा चक्कर तो नहीं चल रहा है। अब बस वहाँ पर उनकी फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, जिस पर तेयोंग बोलता है तुम मेरी बात तो सुनो, बुयोंग हमारी जो क्राउन प्रिंसेस थी उसकी छोटी बहन थी, मतलब जैसे कि तुम सेना की छोटी बहन हो वैसे ही छोटी बहन थी, लेकिन तुम दोनों स्टेप सिस्टर कैसे हो सकते हो यार, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जिस पर बका बोलते ये तो मुझे भी नहीं पता कि तुम किस बुयोंग की बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, तुम मुझे मतलब घुमा दे रहे हो एकदम। जिस पर तेयोंग बोलता है कि अरे तुम समझी नहीं, देखो मैं तुम्हें बताता, तुम्हारी शक्ल एकदम मेरी साली साहिबा से मिलती है और मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारा भी पुनर्जन्म हुआ है। जिसे सुन करके एक बार तो बका हैरान हो जाते, लेकिन बाद में उसे यकीन हो जाता है कि हाँ उसका पुनर्जन्म हुआ है। अब बका तेयोंग को बोलती है कि अच्छा एक बात बताओ बुयोंग, यानी कि मैं अपने पिछले जन्म में कैसी थी, मतलब मेरा नेचर कैसा था। जिस पर तेयोंग बोलता है कि बुयोंग की तो बात ही अलग थी, मैं उसके साथ जब भी रहता था मुझे एक अलग ही एक्सपीरियंस होता था, मैं हमेशा उसके साथ खुश रहता था और इतना तो मैं क्राउन प्रिंसेस के साथ भी खुश नहीं रहता था जितना बुयोंग के साथ रहता था। मैं उसे पहेलियाँ देता था, वो सुलझा देती थी, मैं बाकी लोगों को भी पहेलियाँ देता था, लेकिन जैसा जवाब बुयोंग देती थी वैसा कोई भी नहीं दे पाता था। मैंने उससे आखिरी बार जो पहेली पूछी थी उसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला, और तुमसे पूछा तो तुमने तो उसको मजाक में टाल दिया। और फिर उसकी हर बात, छोटी से छोटी बात वो इतने आराम से इतने प्यार से बता रहा था, जिसे देख करके बका को बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही थी। अब भले ही वो पिछले जन्म में उसी की बात कर रहा हो, लेकिन जेलसी तो जेलसी है। और जब तेयोंग बका को बोलता है कि तुम अपने पिछले जन्म में तो इतनी अच्छी थी, इतनी स्वीट थी,
और अब तो पता नहीं कैसी तीखी मिर्ची हो गई हो। ये सुनने के बाद तो बका क्या जेलसी लेवल पूरा का पूरा हाई हो जाता है और फिर वो गुस्से में वहाँ से जाती है। लेकिन तभी थोड़ा सा रोमांटिक सीन शुरू हो जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद तेयोंग बका को बोलता है कि आज रात को हम फायरवर्क्स देखने चलेंगे। जिस पर बका बोलते हैं हाँ, हमने 5 की टिफ़िन भी पैक कर लिए हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल लेंगे। जिस पर तेयोंग बोलता है पागल पागल हो क्या, एक तुम और एक मैं, दोनों मिले इस कदर। समझ रही हो ना। जिस पर एकदम से बका शर्मा करके चली जाती है और फिर वही जो होता है वो उसका हाथ पकड़ता है और फिर वो शर्माती है और थोड़ी देर के बाद हाँ हो जाती है। वो हाँ तो बोल देती है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि उन तीनों को मना कैसे करें वहाँ पे जाने के लिए। अब वो तीनों के पास जाते हैं और फिर तेयोंग उनको बोल देता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, हाँ मैं तो सोने जा रहा हूँ, तुम लोग देख लेना तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे। और फिर वो ऊपर चला जाता है। अब वो तो बहाना बना करके वहाँ से कल्टी मार लेता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी बक्का क्या बोले। बक्का सोच ही रही थी कि तभी वो तीनों से पूछते हैं चलो हम फायरवर्क्स देखने चलें। जिस पर बका बोलती है कि हाँ 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 चलते ना, बट क्या है ना कि मेरी आँख में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और फिर ऊपर से अगर वो फ्लैश लाइट्स मेरी आँखों में पड़ेंगी मेरी तो आँखें ही ख़राब हो जाएंगी। हाँ कितना दर्द हो रहा है मेरी आँखों में, कितना दर्द हो रहा है, लाइट्स वगैरह ऑफ करो तो मैं तो बिल देना नहीं पड़ता है। बका उन तीनों को थोड़े बहुत ताने मारती है और फिर बाद में बोलती है कि क्या तुम पूरे दिन टीवी देखते रहते हो, तुम एक काम करो, तुम दोनों तो बुक्स पढ़ो और दांत के साथ तुम एम्ब्रॉयडरी करो। मुझे नहीं पता मतलब अब टीवी नहीं चलना चाहिए और तुम तीनों ये काम करो और ये काम मुझे पूरे मिलने चाहिए, ठीक है। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है ना, मैं सोने जा रही हूँ। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं सेना और मिस जोंग यानी कि चेयरवुमैन बातें कर रहे थे। जिस पर सेना बोलती है कि क्या मैं आपको मम्मी बुलाऊं, और फिर चेयरवुमैन यानी कि मिस जोंग सोचने लगती है कि ये ऐसा कर क्यों रही है, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। और फिर उससे पूछती है कि अच्छा सेना एक बात बताओ कि क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारा बचपन में इन जू नाम था और तुम्हारे पापा का नाम था पार्क एंड चूल और मेरा नाम था जांग सुन जो, याद है तुम्हें। जिस पर सेना बोलती हाँ हाँ मुझे याद है ना, मुझे थोड़ी थोड़ी बातें याद है लेकिन सारी बातें अभी याद नहीं है। क्या है ना मैं बचपन में बहुत छोटी थी ना, तब इस वजह से। हाँ पापा जिक्र ज़रूर करते थे आपके बारे में, बट उन बातों से मुझे कुछ ही बातें याद है, सारी बातें मुझे अभी पूरी तरह याद नहीं है क्योंकि मैं तो बहुत छोटी थी, आप समझ सकती हैं ना। और फिर वो सीन वहीं पर कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो तीनों लग जाते हैं काम में और वहीं दूसरी ओर मौका देख करके वो दोनों के दोनों बाहर निकल जाते हैं फायरवर्क्स देखने के लिए। वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि तेयोंग बार बार गायब हो रहा था आ रहा था, गायब हो रहा था आ रहा था और एक बार तो कुछ समय के लिए बिल्कुल ही गायब हो जाता है। बस बका उस टाइम उसको देख नहीं पाती है, उसका ध्यान उस फायरवर्क्स के ऊपर होता है और जैसे ही वो वापस तेयोंग की तरफ देखने लगती है तो वो एकदम से आ जाता है। यहाँ पर हमें समझ में आ रहा था कि कोई ना कोई तो बात है जो बका से रिलेटेड है, जिस वजह से पहले दाची सा गायब हो रहा था और अब तेयोंग। और यहाँ दूसरी तरफ सोंगमान वो कॉन्टैक्ट नंबर याद करने में लगा हुआ था, वो यंग सोल बुक याद करने में लगा हुआ था और हमारा बेचारा दाची सा एम्ब्रॉयडरी करने में लगा हुआ था। वो तीनों इतने परेशान हो गए थे और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि उन तीनों को इतना सारा काम क्यों दे दिया उन्होंने, और वो भी एक रात तक करने के लिए। और फिर एकदम से सोंगमान बा का दिमाग खटकता है और वो सीधा जाता है तेयोंग के कमरे में। वहाँ पर वो पहले तो उन्हें आवाज़ देता है लेकिन जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो ब्लैंकेट हटा करके देखता है और जैसे ही ब्लैंकेट हटता है क्या सीधा पिलो नज़र आते हैं। बेचारों के होश उड़ जाते हैं और फिर उन्हें समझ में आता है, अब समझ में आया कि हमारी प्यारी प्यारी बका फायरवर्क्स देखने क्यों नहीं जा रही थी और हमारे तेयोंग इतनी जल्दी सोने के लिए क्यों बोल रहे थे। इधर बेचारे बका और तेयोंग आराम से एंजॉय कर रहे थे लेकिन एकदम से उनके सामने वो तीनों आ जाते हैं। उन तीनों से झूठ बोल करके छुप छुप के फायरवर्क्स देख तो लिए थे उन दोनों ने, लेकिन अब जो डर के मारे ये जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। दोनों
दोनों के दोनों उन तीनों को देख करके ऐसे भागते हैं ना जैसे तो अभी ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीत करके आएंगे। लेकिन बेचारे अब कब तक भागते, इसलिए उन्हें आखिरकार घुटने टेकने ही पड़ते हैं। अब तेयोंग उन तीनों को बता देता है कि बका का पिछले जन्म में मेरे साथ साली साहिबा का रिश्ता था, जिसे सुन करके वो तीनों एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं और फिर वो तीनों अंदर ही अंदर गुपचुप करने लग जाते हैं कि इसका नेचर तो अभी भी वैसा ही है जैसे पिछले जन्म में था, लेकिन हाँ थोड़ा सा बोलने ज़्यादा लग गई है, लेकिन दिल की अभी भी अच्छी है। घर जाकर के वो तीनों तेयों को बता देते हैं कि दरअसल हमने तो ये भी सुना था क्राउन प्रिंसेस ने अपनी छोटी बहन का चेहरा जला दिया था, क्योंकि पहले उनकी छोटी बहन का आपके साथ रिश्ता तय हुआ था और वो आपकी वाइफ बनना चाहती थी। वो उन्हें सब कुछ बता देते हैं, जिस पर तेयों को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें बोलते हैं कि देखो कोई भी बात तुम्हें मुझसे छिपाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी तुम्हें पता चलता है वो तुम मुझे सीधा सीधा बता सकते हो, इसमें डरने की क्या बात है। तेयों को रियलाइज़ हो जाता है कि सेना का नेचर पिछले जन्म में भी अच्छा नहीं था और ना ही इस जन्म में है। तेयोंग उन्हें बोलता है कि कोई ना कोई बात तो ज़रूर है, सब कुछ सामने आ रहा है, उनका नेचर भी सेम है, तो फिर ये बहनें सगी बहनें क्यों नहीं हैं। अब उससे क्या पता कि बहनें तो ये सगी ही हैं, लेकिन इनके रिश्ते में इतना ज़्यादा होच पोच हुआ है कि यही नहीं पता चल रहा है कौन किसकी बेटी है और कौन किसकी माँ। अगले दिन हम देखते हैं कि मिस जोंग तेयोंग और बका से बातें कर रही होती हैं और वहाँ पर वो उससे थोड़ा सा कंपनी के बारे में डिस्कस कर रही होती हैं, जहाँ पर वो बका को एक ऑफ़र देती है कि क्या तुम मेरी सेक्रेटरी बनना चाहोगे इसी ओर में, जिसे सुन करके बका बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि उसके पास एकलौती नौकरी थी वो तो तेयोंग की वजह से छूट चुकी थी। इसलिए वो तुरंत मिस जोंग को हाँ बोल देती है और यहाँ वो काफ़ी हंस हंस करके बातें कर रहे होते हैं, थोड़ा सा मजाक मस्ती शुरू हो जाती है और जब वो हंस हंस के बातें कर रहे होते हैं तो उन्हें देख लेते हैं सेना और तेमू। उन दोनों को इतनी ज़्यादा जलन होती है और उन्हें लगता है कि भैया ये मौका भी इनके हाथ से गया। वो थोड़ा बहुत लड़ने लग जाते हैं आपस में और यहाँ सेना तेमू को भर भर के सुनाती है। सेना तेमू को बोलती है तुमसे इतना छोटा सा काम नहीं हो सकता कि तुम तेयोंग और बका को अपने कंट्रोल में रख लो। हाँ मैं इधर सब कुछ कंट्रोल में रख रही हूँ और तुम इतना सा काम नहीं कर सकते हो। और फिर बस बेचारा तेमू मुँह नीचे लटका करके सुनता रहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सेना अपने रियल मदर से बात कर रही थी और उन्हें वहाँ पर बका देख लेती है। बका उनकी बातें सुन लेती है और उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। अब बका ये सब देख करके इतना गुस्से में थी कि वो सेना को साफ साफ उनके जाने के बाद बोल देती है कि तुम अपने मोम को अब इग्नोर करने लग गई हो और किसी गैर औरत को अपने मोम बता रही हो। अब सेना की फितरत तो आप सभी जानते ही हैं, वो अपने स्टेप मदर के लिए गलत बात बोलने लग जाती है, जिसे सुन करके बका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसके फेस पर पानी फेंक देती है। जैसे ही सेना उसके ऊपर पानी फेंकने लगती है तभी बका दूसरा ग्लास भी उठाती है और उसके मुंह पे सीधा पानी फेंक देती है। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपको याद हो तो सेना इससे पहले बका के फेस पर 2 बार पानी फेंक चुकी है। आगे हम देखते हैं कि तेयोंग और तेमू के लिए इक्वल वोट हो चुके हैं और अब बस एक वोट जिसको भी मिलेगा उसके नाम ही कंपनी हो जाएगी। हालात ऐसे हो चुके थे कि जिसकी तरफ भी अब एक वोट भी गया तो वो सीधा कंपनी का ओनर बन जाएगा। तेमू को फुल कॉन्फिडेंस था कि अब चेयरवुमैन आएंगी और उसके नाम पे वोट कर देंगी, लेकिन होता बिल्कुल इसका उल्टा है। दरअसल चेयरवुमैन आती ही नहीं है। वो बका के हाथों एक डॉक्यूमेंट भेजती हैं जिसमें लिखा हुआ था कि कंपनी का ओनर हमारे तेयोंग को बनाया जाएगा। अब ये बात जब तेमू सुनता है तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। एक तो वैसे ही सेना और तेमू को इतना बड़ा शौक लग गया था, ऊपर से तेमू के फादर भी उन दोनों को सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। वहीं दूसरी ओर हमारी बका और तेयोंग आराम से अपनी रोमांटिक लाइफ जी रहे थे। बका और तेयोंग एक दूसरे को एक रिंग बाय करके देते हैं और फिर बका जब विश करने लगती है कि तेयोंग हमेशा उसके पास ही रहे तो वो एकदम से गायब सा होने लग जाता है और जब बका उससे गायब होता हुआ देखती है तो वो इतनी घबरा जाती है कि डर के मारे सीधा उसे गले से लगा लेती है और तेयोंग तो इसी में खुश हो जाता है। रात होने के बाद सोंगमानमो, दाचिसा और वो योंग सेओल तेमू के ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पर कुछ ढूंढने लगते हैं कि शायद उन्हें रियल तेयोंग का कोई जानकारी मिल जाए या फिर जो स्टेप तेमू अगला उठाने वाला है तेयोंग के खिलाफ वो मिल जाए। वो ये सब ढूंढ ही रहे थे कि तभी उन्हें वहाँ पर एक चेयर पर बैठे हुए हमारे प्यो तिक्सू दिखते हैं। वो जैसे ही प्यो तिक्सू को देखते हैं वो इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि उन्हें लगता है कि यहाँ पर भी प्यो तिक्सू का भूत आ गया है उन्हें परेशान करने के लिए। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि प्यो तिक्सू खुद वहाँ पर जासूसी करने आए थे।
अब जब वो तीनों तेमू के ऑफिस में जांच पड़ताल कर रहे थे, उस समय वो ये बात बोल देते हैं कि हमारा वाला तेयोंग फेक है और रियल तेयोंग के बारे में हमें पता लगाना है, जिसे प्यो तेक्सू भी सुन लेते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्यो तेक्सू, तेयोंग और वो बाकी की 3 बातें कर रहे थे। यहाँ पर प्यो तेक्सू ने बोलता है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम रियल तेयोंग नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी थी कि कोई भी समझ जाएगा कि तुम तेयोंग हो ही नहीं। लेकिन मैं फिर भी सब्र करके बैठा रहा, क्योंकि अगर मैं उस समय ये बात बोल देता कि तुम रियल तेयोंग नहीं हो तो तेमू पूरी कंपनी का ओनर बन जाता, जो कि प्यो तेक्सू बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है। वो किसी भी एम्प्लॉय के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता है एंड वही सारी बेकार इंसान वाली खूबियाँ। प्यो तेक्सू उन्हें बताते हैं कि मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर जानता हूँ कि कल तेमू रियल तेयोंग को यहाँ पर लेकर क्या रहा है, ताकि तुम कंपनी के ओनर ना रहो। और तेयोंग अभी कोमा में है, इस वजह से वो तो ओनर बन नहीं पाएगा। तो बचा तेमू, और मजबूरी में उन्हें तेमू को ही पूरी कंपनी का ओनर बनाना पड़ेगा। अब अगले दिन जैसा प्यो तेक्सू ने बताया था वैसा ही होता है, और तेमू रियल तेयोंग को सियोल ले आता है। वो तीनों की तीनों गाड़ी में बैठ करके देख रहे होते हैं कि तेयोंग को कहाँ पर लेकर के जाया जाएगा, और वो उसी गाड़ी का पीछा करते हैं। अब जब वो पीछा कर रहे थे तो वो यंग सोल बीच में गाड़ी को रोक देता है, जिसके बाद वो दोनों वो यंग सोल पर चिल्लाने लगते हैं, और फिर वो यंग सोल को गुस्सा आ जाता है। वो यंग सोल उन दोनों को बोलता है कि तुम दोनों ज़रा उतरो, तुम्हें कुछ दिखाना है। जिस पर वो दोनों उतरते हैं तो सीधा वो यंग सोल गाड़ी को भगा लेता है और उन्हें बोलता है तुम दोनों पैदल पैदल आना। आगे जा कर के वो जैसे तैसे बेचारे भागते भागते जाते हैं तो उन्हें गाड़ी रुकी हुई मिलती है। वो उन्हें बोलते हैं कि वो यंग सोल तुमने हमें बीच रास्ते में क्यों छोड़ दिया। जिस पर वो यंग सोल बोलता है कि अभी भी अगर तुम बैठना चाहते हो तो बैठ सकते हो, वरना फिर चलो मैं चलता हूँ। जिसके बाद तो भैया वो एकदम से गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। आगे जा कर के वो यंग सोल जानबूझ के एक छोटा सा एक्सीडेंट कर देता है, जिसके बाद वो यंग सोल पुलिस के पास फ़ोन करता है और उन्हें बोलता है कि यहाँ पर एक एम्बुलेंस गई है जिसने एक्सीडेंट कर दिया है, ज़रा जल्दी आओ उसे पकड़ो, यहाँ पर मेरा इतना नुकसान जो हो गया है। ये सब सुन करके वो दोनों इतने हैरान हो जाते हैं और वो यंग सोल को बोलते हैं कि तुम तो सच में बहुत स्मार्ट हो यार, कितने जीनियस हो तुम। जब समवन वो यंग सोल से पूछता है कि अगर तुम्हें एक्सीडेंट करना ही था तो पहले जब हमें उतारा था तो हमें इतनी दूर तक भगाया क्यों, और फिर हमें वापस बिठा करके एक्सीडेंट क्यों करवाया। जिस पर वो यंग सोल बोलता है वो तो आजकल तुम थोड़ा ज़्यादा बोलने लग गई हो ना, तो बस एक छोटा सा लेसन दिया, आगे से अपनी चोंच बिल्कुल बंद रखना। अब हम देखते हैं कि तेयोंग और बका मिलने वाले होते हैं। बका तेयोंग का इंतज़ार कर रही होती है और तभी तेयोंग उसे कॉल करता है और उसे बोलता है कि अगर तुम बोर हो रही हो तो आइसक्रीम खा लेना। जिसे सुन करके बका एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि वो वही कर रही थी। उसके बाद तेयोंग उसे छुप छुप के वो जो भी एक्टिविटी कर रही थी उस सब की नाम गिनाता जा रहा था, तुम अब ये कर लो, तुम अब वो कर लो। जिसे सुन करके बका श्योर हो जाती है कि पक्का तेयोंग यही कहीं है। उसके बाद वो इधर उधर देखती है, लेकिन फिर अचानक तेयोंग का फ़ोन आ जाता है और वो वहाँ पर फ़ोन छोड़ करके चला जाता है। बका उसके फ़ोन पे फिर से कॉल करती है तो उसे उसका फ़ोन मिलता है और उसे याद आता है कि एक बार पहले भी तेयोंग गायब हो रहा था, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। और उसे याद आता है कि पहले भी तो गायब होने लगा था एक दिन, उसे उसका वहाँ पर ब्लेजर और वही हैंकरचीफ भी मिलता है। जिसके बाद वो 50% तो श्योर हो गई थी कि तेयोंग गायब हो गया है। वो उसे इधर उधर ढूंढती है, भागती है, जोर जोर से आवाज़ें देती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता है। जिसके बाद बका बहुत जोर जोर से रोने लगती है। वहीं दूसरी ओर तेयोंग, दाचिस और वो यंग सोल मिल करके रियल तेयोंग को बदल देते हैं और रियल तेयोंग को ले जाने लगते हैं। रास्ते में उसे तेमू मिलता है और वो इतना डर जाते हैं कि उनके पसीने छूट जाते हैं। वो जब जा रहे थे तो तेमू उन्हें एकदम से रोकता है और फिर उन्हें बोलता है कि नर्स, आपका हैंकी यहाँ पर गिर गया है। जिसे देख करके उन्हें एक राहत भरी सांस में आती है और वो इस बात से कंफर्म हो जाते हैं कि तेमू ने उन्हें नहीं पहचाना। आगे जा करके जब तेमू तेयोंग के साथ वीडियो बनाने लगता है और ये बोलने लगता है कि ये जो तेयोंग है ये रियल तेयोंग है और ये यहाँ पर कोमा में पड़ा है, तभी पीछे से तेयोंग उठता है और फिर ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।